नेचुरोपैथी एंड योगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नेचुरोपैथी महोबा सर्च करें। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, टर्न ऑन नोटिफिकेशन करें, जिससे आपके पास सीधे मैसेज के द्वारा नए नए वीडियो आ सकें। चरक संहिता में महर्षि चरक जी कहते हैं, रोगा सर्वपि मंद अग्नो, यानी कि सभी रोगों का मूल कारण है मंद अग्नि, यानी कि जठर अग्नि का कमजोर होना। आयुर्वेद के कई महर्षि और आचार्य कहते हैं कि शरीर में कितने भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसकी जड़ आपके पेट के अग्नि में ही छुपी होती है। अगर अग्नि तेज है तो खाना अच्छी तरह से पचता है, पोषण मिलता है और शरीर मजबूत बनता है। लेकिन अगर अग्नि कमजोर हो गई तो खाना अपने पूर्ण रूप में पच ही नहीं पाता है या फिर आधा पच के रह जाता है। इसे ही आयुर्वेद में आमा कहते हैं, यानी कि अनडाइजेस्ट फूड, जो शरीर के लिए पॉइजन बन जाता है। यही आमा आगे चलकर धीरे धीरे सभी रोगों को जन्म देता है। इसलिए अन्न यानी कि आहार का पाचन सही तरीके से नहीं होगा तो ना ही कोई वजन बढ़ा सकता है, ना ही घटा सकता है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, खाया पिया शरीर में ना लगना, भूख ना लगना, हमेशा पेट भरा रहना, थकान, वीक इम्यूनिटी, हेडेक, माइग्रेन, स्किन का डल होना, चेहरे में दाग धब्बे का आना, एक्ने, पिंपल्स, बाल झड़ना, कमजोरी, ध्यान लगने की शक्ति कम हो जाना, मन हमेशा बेचैन और चिड़चिड़ा रहना। इसके अलावा भी कई सारे बड़ी बीमारियों का जन्म सिर्फ और सिर्फ इंडाइजेशन यानी कि अपचन के कारण होता है। इसलिए आज हम आपके साथ 5 ऐसे प्राचीन वैदिक टेक्निक शेयर करने वाले हैं, जिन्हें अगर आप अपने डेली लाइफ में शामिल कर लेते हो तो सिर्फ कुछ ही दिनों में आपका डाइजेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये टेक्निक किसी भी केमिकल या दवाई पर डिपेंडेंट नहीं है। ये वही मेथड्स है जो महर्षि और आचार्य ने हजारों साल पहले अपनाए थे और आज भी 100% रेलिवेंट है। तो देखो, डाइजेशन को इम्प्रूव करने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी कि असल में बॉडी के अंदर पाचन यानी कि डाइजेशन होता किस तरह है, यानी कि खाना आपके बॉडी में पचता कैसे है और असल में क्या वो डाइजेस्ट हो भी रहा है या फिर सड़ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, डाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट हमारे मुंह से ही हो जाता है। जब आप खाना चबाते हो तो उससे जो लार यानी कि सलाइवा निकलते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं जो खाने के अंदर प्रेजेंट स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब आप खाने को अच्छी तरह से चबा के निगलते हो तो वो खाना इसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में 3 इंपॉर्टेंट जूसेस निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। इसी को जठर अग्नि कहा जाता है। ये अग्नि ही खाने को तोड़ती है, उसे रस में बदलती है और पोषण देती है। अब सोचो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो आपके स्टमक की वॉल को भी जला सकती है। इसी वजह से बॉडी म्यूकस रिलीज करती है जो स्टमक के इनर वॉल को कवर करते हैं। जब ये जूसेस खाने के साथ मिक्स होता है तो स्टमक एक चर्निंग एक्टिविटी करता है, वो श्रिंक और एक्सपेंड करता है। इससे खाना बराबर मिक्स होता है और डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। 4 से 5 घंटे स्टमक में रहने के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है बाइल जूस से, जो लीवर से निकलता है और फैट्स को तोड़ता है। साथ ही पेनक्रियास और इंटेस्टाइन के जूसेस प्रोटीन को और ज्यादा ब्रेक डाउन करते हैं। इंटेस्टाइन में एक मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, जो खाने को आगे की तरफ पुश करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल खाने से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके शरीर के साथ धातु बनाते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु। इसी प्रोसेस को आयुर्वेद में धातु पोषण सिद्धांत कहा जाता है। और इसके बाद अंत में जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो वेस्ट के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है। आयुर्वेद इसे मल बाह्य क्रिया बोलते हैं, जिसमें शरीर अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर स्वच्छ और नया बनाता है। और आज हम सबसे पहले इसी मल से जानेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। नंबर 1, मल निरीक्षण। देखो, एक इंसान रोज लगभग 1.5 किलो आहार ग्रहण करता है। अब सवाल यह है कि क्या ये खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो रहा है या फिर सड़ रहा है। इसका सबसे सिंपल टेस्ट अपना मल का निरीक्षण करना, यानी कि अपना स्टूल टेस्ट करना। तो देखो, मेनली 7 तरह के मल यानी कि स्टूल होते हैं। टाइप 1 कुछ इस तरह दिखते हैं, छोटे छोटे गोले, बिल्कुल बकरी की पॉटी के जैसा। ये कॉन्स्टिपेशन का एक्सट्रीम लेवल होता है। टाइप 2 कुछ इस तरह दिखता है, लंबी डंडी लेकिन थोड़ा हार्ड और गुठली वाली, ये भी कॉन्स्टिपेशन ही है। टाइप 3 डंडी शेप, थोड़ा क्रैक्स के साथ, ये ऑलमोस्ट नॉर्मल है। टाइप 4 कुछ इस तरह दिखता है, स्मूथ बनाना शेप,
बिल्कुल मस्त, ये परफेक्ट डाइजेशन का साइन है। टाइप 5 कुछ इस तरह दिखता है, सॉफ्ट छोटे टुकड़े जो इजीली निकल जाए, ये थोड़ा अर्जेंसी दिखाता है। टाइप 6 बिल्कुल मसी और टूटे फूटे पीसेस की तरह, ये डायरिया की तरफ सिग्नल देता है। टाइप 7 पूरा वाटरी, बिल्कुल कंट्रोल ना हो, ये सीवियर डायरिया है जिसे डॉक्टर की जरूरत होती है। सिंपल रूल है, अगर मल यानी कि स्टूल टाइप 3 या 4 है तो डाइजेशन परफेक्ट है, वरना बॉडी सिग्नल दे रही कि लाइफस्टाइल या डाइट सुधारो। अब सवाल यह आता है कि अगर स्टूल टाइप 1, 2, 5, 6 या 7 है तो उसे ठीक कैसे करें। सॉल्यूशन सिंपल है, अपना गट को स्ट्रॉन्ग बनाओ जो कि 3 स्टेप में होंगे। नंबर 1, डाइजेस्टिव एंजाइम, खाने को हमेशा अच्छे से चबाओ, तुरंत पानी मत पियो और रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल इंक्लूड करो। नंबर 2, प्रोबायोटिक्स, दही, छाछ, होममेड अचार से गट बैक्टीरिया बैलेंस होते हैं तो इसे अपने डाइट में जरूर ऐड करो। नंबर 3, फाइबर, फ्रूट, सब्जी, दाल, होल ग्रेन्स जरूर लो। डिनर के बाद 1 स्पून इसबगोल भी हेल्पफुल है। को बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, जो मैं बताऊंगा सब कुछ आपके किचन में इजीली अवेलेबल होंगे। पहला, गुनगुना पानी प्लस नींबू प्लस थोड़ा सौंफ यानी कि ड्राई जिंजर, सुबह खाली पेट लेना है। दूसरा, अदरक प्लस काला नमक, खाने के आधे घंटे पहले आपको छोटा सा टुकड़ा में काले नमक लेकर खाना है, इससे सलाइवा का फ्लो बढ़ता है और पहले से ही डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तीसरा, अदरक प्लस हींग प्लस अजवाइन का पानी, खाने के बाद थोड़ा सा लेना है, ब्लोटिंग और हेवीनेस के लिए बेस्ट होता है। आपको रोज नहीं लेना है, वीक में आप 1 से 2 बार इसे ले सकते हो। पांचवा, सौंफ, खाने के बाद 1-2 चम्मच सौंफ चबाना है, फ्रेश ब्रीथ के साथ डाइजेशन को हल्का बनाता है। अब नंबर 6, जो कि शायद आपके किचन में अवेलेबल ना हो तो इसे आपको आयुर्वेदिक सौंफ या पूजा भंडार से लेने होंगे, जो कि है त्रिफला पाउडर। रात को सोने से पहले 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना है। ये इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है और अगले दिन का अग्नि को रेडी करता है। नंबर 3, रस निर्माण कर्म, जैसे कि मैंने बताया कि खाने का डाइजेशन पहले से ही मुंह में स्टार्ट हो जाता है। मुंह अग्नि जो सलाइवा से जुड़ी है वो पहला फिल्टर है, उसमें टाइलिंग जैसा एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर खाने रस में बदल कर पेट में जाता है तो जठर अग्नि को आसानी हो जाती है उसे प्रोसेस करने में। अगर हम खाने को जल्दी जल्दी निगल जाते हैं तो प्रोसेस अधूरा रह जाता है, इससे पेट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है और हैवीनेस फील होता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि कम से कम खाने को 32 टाइम्स यानी कि 32 बार चबा कर खाना चाहिए, यानी कि अन्न को रस के समान बना के खाओ, यानी कि इतना चबाओ कि सॉलिड खाना भी लिक्विड बन जाए। नंबर 4, आहार मर्यादा, हमारे पेट की चर्निंग एक्टिविटी तभी होती है जब उसके पास थोड़ी जगह हो। अगर हम पेट को 100% भर देते हैं तो खाना वहीं पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। आयुर्वेद इसी खाने को आमा कहता है जो धीरे धीरे शरीर में विष बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पेट को 50% अन्न, 25% जल और 25% खाली जगह छोड़ना चाहिए। जब अंदर जगह होती है तभी पेट की अग्नि और प्रक्रिया दोनों एक्टिव रहते हैं, इसलिए पेट भरकर खाना खाना नहीं चाहिए। ये छोटी सी आदत ओबेसिटी, एसिडिटी और लेजीनेस सबको रोक सकती है। नंबर 5, मिताहार सिद्धांत, आयुर्वेद में अग्नि का कनेक्शन सूर्य से होता है। सुबह का अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर धीरे धीरे जगता है, इसलिए ब्रेकफास्ट लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। लगभग 20 से 25% दिन भर के खाने का। ब्रेकफास्ट में आप फल, दूध से बनी चीजें, हल्का उपमा, पोहा, ओट्स, नट्स या ड्राई फ्रूट जैसे चीजों को खाओ। दिन के मध्य काल में सूर्य अपने प्रभाव में सबसे शक्तिशाली होता है, इसलिए सबसे बड़ा और हेवी मील यही होना चाहिए। लगभग 40 से 50% दिन भर के खाने का। लंच में आप रोटी, चावल, दाल, सब्जी, घी, सलाद लेना बेस्ट है। इसके बाद रात्रि आहार यानी कि डिनर आपको हमेशा सनसेट के पहले ही कर लेना चाहिए। रात को अग्नि कमजोर होता है, इसलिए डिनर हमेशा लाइट और इजिली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। साथियों, आज आपको एनीमा के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में एनीमा एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो आपके आंतों की सफाई करने का काम करती है। आपकी आंतों में जो मल इकट्ठा हो जाता है उस मल को निष्कासन करना बहुत जरूरी है। यदि वो मल आपकी आंतों में रुक जाता है और आंत की दीवारों में चिपक जाता है तो उसी मल, चिपके हुए मल के वजह से आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में मल का निष्कासन, शरीर में व्याप्त विजातीय पदार्थों का निष्कासन ही स्वस्थ शरीर बनाए रखना है। इसलिए हम आज विस्तृत रूप से आपको एनीमा के बारे में बताएंगे, क्योंकि एनीमा चिकित्सा और जीवन को रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए ये प्राकृतिक चिकित्सा में एक प्रकार का इनीमा बहु उपयोगी चीज है। ये देखिए, ये इनीमा का डिब्बा है, इस तरीके का आता है और इस डिब्बे में पानी भरा जाता है। सिर्फ पानी भरना है इस डिब्बे में, और कुछ नहीं करना। पानी भर करके इस डिब्बे का यूज करते हैं और ये पाइप की नली लगी हुई होती है और इस नली के माध्यम से इसको करते हैं। ये हमारा एक पार्ट है कैथेटर, जो कि मार्केट में इसके साथ नहीं मिलता है। तो हमारा खुद का ये अनुभव है कि इसको आंतों के अंदर एंट्री किया जाता है और आंत के अंदर एंट्री करने के लिए, क्योंकि हमारा जो सीकम है, गोदा मार्ग है, वो कम से कम 6 इंच का होता है और इसके बाद हमारी आंत स्टार्ट होती है, इसलिए कम से कम इस पाइप को 9 इंच गोदा मार्ग में प्रविष्ट करना है। इसलिए ये पाइप ट्यूब होती है। इसको असेंबल करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए इस पाइप को इस तरीके से जोड़ते हैं और इस पाइप को, पूरे पाइप को गोदा मार्ग में लगाते हैं और इस डिब्बे को जो है रखते हैं। इस डिब्बे में पानी भरते हैं, इस डिब्बे को ऊंचाई में रखते हैं और हमारा जो शरीर रहता है, पैर ऊंचाई की तरफ रहते हैं और हमारा जो सर है, वो सर जो है वो नीचे रहता है, जिससे वो इस तरीके से ढालू रहता है। ढालू होने की वजह से पानी अपने आप लुढ़क करके आंतों के अंदर प्रविष्ट होता है। अब आगे जो है आपको इस कार्य विधि के बारे में बताएंगे। ये डिब्बे के अंदर जो पानी है, इसको पाइप, और इस पाइप के अंदर चूँकि हवा भर जाती है, ये हवा भरने से जब ये हवा को इस पाइप से निकालेंगे नहीं तो ये पेट में जाकर के फंस जाएगी और आंत में घुस जाने से पेट में दर्द होने लगेगा, असहनीय दर्द होगा। इसलिए एयर को इस डिब्बे से निकाल देनी चाहिए। इस तरीके से इसका पानी निकाल देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस पाइप में कहीं भी एयर नहीं है और इसको इस तरीके से मोड़ लेना चाहिए, जिससे कि एयर अंदर बाहर ना जा सके, और इसके बाद फिर सीधे इसको गुदा मार्ग से आंत में प्रविष्ट करा देना है। सबसे पहले नीमा के पाइप में ये एक तेल होता है, इस तेल को उसमें लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से तेल को लगाना है और तेल लगाने से इसमें चिकनाहट आ जाती है और चिकनाहट आने से ये जो है पाइप गुदा मार्ग में आसानी से प्रविष्ट हो जाता है चिकनाहट की वजह से। इस तरीके से ये तेल है, इस तरीके से। और ये तेल जो है कोई भी नारियल का तेल, सरसों का तेल लगाया जा सकता है। कोई केमिकल का यूज नहीं करना है, ना केमिकल युक्त तेलों का यूज करना है। इस तरीके से तेल लगाया जाएगा। ये डिब्बे में पानी भरा जा रहा है। करने के लिए
आंतों में पानी प्रविष्ट हो जाता है। माने आंत इस तरीके से एक ट्यूब नुमा आकार की रहती है, जिस तरीके से पिन है, और पिन के अंदर जो ये स्याही भरी हुई है, ये स्याही जो है, ये स्याही, ये समझ लो आपका मल इसमें इकट्ठा है, या पोषण के लिए जो भोजन जाता है वो भोजन आंतों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और अवशोषण होने के बाद शेष जो पदार्थ है वो आपका मल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ये मल जब काफ़ी लंबे समय तक ऐसा आहार खाते हैं, जैसे जंक फूड वगैरह, या डिब्बे में बंद या लिफाफे में बंद चीज़ें, जो कि पन्नी के लिफाफे होते हैं, प्लास्टिक के पॉलीथीन के बंद लिफाफे, उसमें तमाम प्रकार के बिस्कुट, दालमोट, पिज्ज़ा, बर्गर और विभिन्न प्रकार के मोमोज जैसे पदार्थ, जो कि मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, वो हमारी आंतों में चिपक जाती हैं, और चिपकने के बाद वो काफ़ी लंबे समय तक जो है उसमें रुकी रहती हैं। और कभी कभार तो ऐसा देखा गया है कि आंत के अंदर इतने इतने पत्थर नुमा टुकड़े के रूप में लेटरिन बन जाती है, और वो पत्थर जैसी कठोर हो जाती है। तो वो जो पत्थर जैसा कठोर हो जाती है, तो उस तरह की जो लेटरिन है, जो आपका मल है, वो मल कम से कम 5 से 6 दिन पुराना हो जाता है। आपकी लेटरिन दीवारों में चिपकी रहती है और 5-6 दिन पुराना हो जाता है, आपको पखाना नहीं होता है। बवासीर के मरीज होते हैं, उनमें मल निष्कासित नहीं होता और रुका रहता है। उस वजह से इतनी गंभीर समस्या पैदा होती है कि कब्ज की वजह से यदि पेट में कब्ज और मल रुक रहा है, तो उससे आपको बवासीर, भगंदर, फिशर, बीपी, डायबिटीज, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, यूरिक एसिड बढ़ जाना, खून की कमी, लीवर में समस्या, गुर्दे में समस्या, शरीर के प्रत्येक अंग और ऊतकों में और नसों के अंदर भी, आपके खून में भी, ब्लड में वो गंदा पदार्थ मिल करके, और जब वो प्रसंचरण करता है, घूमता है, तो उस गंदे ब्लड की वजह से जो हमारे शुद्धिकरण करने वाले आर्गन्स हैं, फेफड़े, हृदय, किडनी, गुर्दे, लीवर, ये सारे प्रभावित होते हैं, और ये उसकी सफाई करने में लगे रहते हैं। कुछ समय बाद व्यक्ति बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है, और कभी कभार टीबी का रूप ले लेती है, कैंसर का रूप ले लेती है। ये पूरे शरीर को शुद्ध करना, विजाती पदार्थों का निष्कासन करना ही मूल चीज है। इसलिए आंत को साफ करना, आंत को साफ करने के लिए ये इनीमा एक महत्वपूर्ण अंग है, और प्राकृतिक चिकित्सा का ये अंग है, मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इनीमा लगा लेने से आपके ढेर सारी बीमारियों का खात्मा हो जाता है, आपको बीमारी नहीं होती है। और यह इनीमा का पानी आंत में 4.5 लीटर तक लिया जा सकता है, और इनीमा विभिन्न प्रकार के तरीकों और तौर तरीकों से लिया जाता है। इनीमा में जो पानी है वो पानी गुनगुना लिया जाता है। उसको चेक करने के लिए हम हाथ को डाल करके देखते हैं, हमारी उंगली में जलन नहीं होना चाहिए, ताप क्रम में बद्धता नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर के ये सारी चीजें हैं, इसलिए आप लोग इनीमा को अपनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सभी से अनुरोध है कि आप द रेड नेचुरोपैथी महोबा नामक चैनल को सब्सक्राइब कर
प्राकृतिक चिकित्सक सियाराम को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित अपने जीवन को निरोगी बनाने के लिए जो लोग अंग्रेजी होम्योपैथी अन्य दवाइयों से परेशान हो रहे हैं और उनके रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वो वीडियो को देखकर या मोबाइल नंबर से हमें संपर्क कर अपने जीवन में उजाला ला सकते हैं और गंभीर से गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा अपनाइए और अपने जीवन में उजाला लाइए, निरोगी रहिए, स्वस्थ रहिए, तभी आप अपने दैनिक जीवन में अन्य उद्धारक कार्य कर सकेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 9454 92 33 94। इसमें व्हाट्सएप है। आप कभी भी तो आप नेचुरोपैथी महोबा चैनल को सब्सक्राइब करें।